नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं 6 बजे की 6 अहम बड़ी खबरों की। और सबसे पहले इसमें बात तेल की सियासत की। पिछले 24 दिन से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। इससे महंगाई बढ़ने का डर लोगों को अब सता रहा है। कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि अब की बार क्या 100 के पार जाएगा। वहीं तेल को लेकर सियासी प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। तेल के बढ़े हुए दाम को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में आज कई जगह प्रदर्शन किया। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बारिश के बीच भी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुभाष चौराहे पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। डीजल और पेट्रोल के मामले में मैं केंद्र सरकार को यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार परेशान है। वो काफ़ी हर प्रकार से वो आर्थिक दिक्कत में है, और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। केंद्र की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस जन उग्र आंदोलन करने को सड़कों पर और बुरी तरीके से बाध होंगे। मोदी सरकार के लोग आज 80 के पार डीजल को पहुंचा दिए हैं। किसान परेशान है, छात्र परेशान है, उद्योग परेशान है, ढुलाई में माल करने वाले परेशान है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। ललितपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर किसान और व्यापारियों पर पड़ रहा है। पिछले 10 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आज डीजल की हालत इस तरह की हो गई है कि आज डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। हाथरस में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें डीजल पेट्रोल के दाम में कटौती की मांग की गई। आदरणीय मोदी जी कहते थे देश की तस्वीर बदल दूंगा, तो आदरणीय मोदी जी आपने डीजल के मूल्य पेट्रोल के मूल्यों से ज्यादा करके वास्तव में देश की तस्वीर बदल दी है। उधर जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खूब उड़ती नजर आईं। वहीं मेरठ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने एक बाइक को पेड़ पर टांगकर अपना विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़कों पर राजनीतिक दलों का रेला उतरा हुआ है और सियासत जोरों पर दिख रही है। इधर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासी खेल तेज हो चुका है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल का पैसा दामाद के खाते में नहीं बल्कि गरीबों के खाते में जमा करती है। तेल की कीमतों से मिलने वाले टैक्स को दामाद नहीं गरीबों के कल्याण में खर्च करती है। दरअसल कांग्रेस ने पेट्रोल की कीमतों और डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उसी पर अब धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात कहकर के कांग्रेस पर पलटवार किया है। तो पेट्रोलियम मंत्री ने यहां पर कांग्रेस पर वार किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का सोनिया गांधी पर यह पलटवार। राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। 28 राज्यों ने अपने जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। और मैं एक जिम्मेवारी के साथ इस विषय को कहता हूं कि जब विश्व में और विशेष करके हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा में, विकास के कामों में रिसोर्स की आवश्यकता होती है, तो
सरकार ऐसे सारे व्यवस्थाओं को अपनाती है। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके किया क्या? राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों की बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, 3 महीने में मुफ्त में फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया, ईपीएफ में पैसा भरा श्रमिकों के खाते में। कोई तिजोरी नहीं भरा। मोदी जी की योजनाओं में भरना नहीं होता है, बांटना होती है। क्या बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? आज बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर इस आरोप का खंडन किया। बीएसपी प्रमुख ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीन के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को अपना समर्थन जताया, लेकिन डीजल और पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार को घेरा मायावती ने, लेकिन नरम रुख से। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की आपसी लड़ाई में जनहित के मुद्दे दब रहे हैं। लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी की चीन के मुद्दे को लेकर जो दोनों की जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो इससे ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जो इस समय डीजल और पेट्रोल की दाम का बहुत गर्म मुद्दा है, ये काफ़ी हद तक दब रहा है। जबकि डीजल और पेट्रोल के मामले में मैं केंद्र सरकार को यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार से परेशान है, वो काफ़ी हर प्रकार से वो आर्थिक दिक्कत में है, और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। राज्यों की भी सरकारें, केंद्र की भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी के, केंद्र में बीजेपी की है, राज्यों में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या फिर जिन राज्यों में बीजेपी या अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, तो पिछले कई दिनों से तो ये खास तौर से अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर तो जो गरीब हित की या गरीब कल्याण की जो ये योजनाएं लॉन्च इन्होंने की हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले की हैं, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है ज़मीनी स्तर से, कि ये इनकी पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है योजनाओं की, चाहे वो राज्य सरकारें कर रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो या केंद्र की सरकार, तो इसकी पब्लिसिटी तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उन लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। नोएडा में मकान के विवाद में मारपीट हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, एक शख्स की जान चली गई। इतना ही नहीं, धारदार हथियार से हुई लड़ाई में एक शख्स का हाथ कट गया। नोएडा में मकान के विवाद में महाभारत छिड़ गया। दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, हथियार चले, ईंट पत्थर बरसाए गए और गोली लगने से एक शख्स की जान चली गई। ये वारदात है गौतम बुद्ध नगर के कासना क्षेत्र के नियाना गांव की, जहां एक मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया। मामला इतना बढ़ा कि नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई और देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। गांव में तनाव फैल गया, गांव के लोग दो पक्षों में बढ़ गए। इससे पहले पुलिस मौके पर पहुंचती एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई और गोलीबारी में एक ने अपनी जान गंवा दी, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मकान के विवाद को लेकर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है, रास्ता रोकने की भी बात आई है। इसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की गोली लगने से डेथ हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया है। सभी चारों अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आला कतल बंदूक और फरसा बरामद किया जा चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से बंदूक भी बरामद कर ली। पूरे गांव में हालात को बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से अमित सिंह की रिपोर्ट। तो जहां नोएडा में फायरिंग हुई, वहीं फिरोजाबाद में सरेआम कोर्ट कैंपस में वकील की पिटाई से सनसनी फैल गई।
इस वारदात ने कोर्ट परिसर में वकीलों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। कोर्ट कैंपस में सरेआम हुई वकील की पिटाई। ये तस्वीरें फिरोजाबाद के कोर्ट परिसर की है। जरा इन दबंगों को देखिए, किस तरह एक शख्स पर लाठी बरसा रहे हैं। कोई मुक्के बरसा रहा है तो कोई लात मार रहा है, और जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो वकील हैं। लेकिन दबंगों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्हें कानून का कोई खौफ ही नहीं। देखिए जरा कैसे बेखौफ होकर कानून के मंदिर में ही दबंगई कर रहे हैं। जिस वकील की पिटाई हुई उसका एक शख्स से कुछ विवाद चल रहा था और ये मामला इतना बढ़ा कि उसने अपने साथियों को बुला लिया। उसके सभी साथी वकील पर टूट पड़े और जमकर पिटाई कर दी। कोर्ट परिसर में मौजूद वकील कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो जमकर पिट चुके थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी दबंग मौके से फरार होने की फिराक में थे, लेकिन वहां मौजूद बाकी वकीलों ने एक दबंग को पकड़ लिया। ये पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। तो इन्होंने ही आज बातचीत के लिए उन्हें बुलाया था और बातचीत के दौरान इनकी आपस में मारपीट हो गई। इस संबंध में एक तहरीर मिली है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। इनका कुछ मामला लेन देन का चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने यहाँ कचहरी परिसर में आके उनके साथ गुंडई की है। उसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट परिसर में हुई वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट में इतनी जबरदस्त मारपीट हुई, उस दौरान पुलिस कहाँ थी? क्या कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे, और अगर थे तो वो कहाँ थे? कोर्ट परिसर में पहले भी हमले की खबरें आती रही हैं। ऐसे में कोर्ट में वकीलों की सुरक्षा हमेशा से सवालों के घेरे में भी रही है। इस वारदात से एक बार फिर वकील नाराज हैं और पुलिस से सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये लोग मुझे 10% की ब्याज ले रहे हैं मुझसे, ठीक है। 2019 तक इनको मैंने ब्याज दी। ब्याज देने के बाद इनकी 2 महीने ब्याज रुक गई लॉकडाउन के चक्कर में। जब से मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। 23 तारीख को इन सब भैयों ने मुझे पकड़कर तब मारा, रसूलपुर थाने ले गए। आज कचहरी आया, कचहरी में भी मुझसे वही भद्दी लगे गाली गुलतारी करने लगा। क्या लगा ब्याज के पैसे नहीं देगा तो तेरे जान से मार दूंगा। रोज जान से मारने की धमकी दे रहा है। वकीलों की ये भी मांग है कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा के इंतजाम और सख्त होने चाहिए ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजाबाद से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। तो अदालत परिसर के अंदर सुरक्षा का ये हाल है, जहां पर तमाम अधिवक्ता और तमाम जजेस वहां पर बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं टिड्डी दल की। जी हां, आसमान में उड़ती आफत पाकिस्तान से होते हुए अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच चुकी है। आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ टिड्डी दल का आतंक। देखिए रिपोर्ट। उड़ते आतंक से राज्य के किसान परेशान हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हाथरस में टिड्डियों ने डेरा डाल दिया है, जिससे लड़ने के लिए जिला प्रशासन और किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिले के सासनिक क्षेत्र में टिड्डियों के दल ने किसानों की फसल पर हमला कर दिया। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए तालियां बजाई और आग लगाकर धुआं भी किया। इस बारे में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि टिड्डियों पर रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे उन पर काबू पा लिया जाएगा। किसान लोगों को इनको चूँकि भगाने के लिए जो है इसको आवाज़ करना है, उसको तबले बजाने हैं, टीन बजानी है, आवाज़ करके जो है इसको भगाना है, इसको उड़ाना है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जो है भेजना है। कासगंज में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात टिड्डियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, किसान अपने खेत में खड़ी फसल को बचाने के लिए टिड्डियों को उड़ाने के काम में जुटे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। बदायूं में भी टिड्डियों का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुँचा है, लेकिन यहाँ किसान टिड्डियों को भगाने में कामयाब हुए हैं। उधर इटावा में भी टिड्डियों का ऐसा ही आतंक है।
सहसवान तहसील क्षेत्र के गांव जरीफपुर, गढ़िया, धुबिया, अमनपुर, भवानीपुर में टिड्डी दल पहुंच चुका है। उधर औरैया में किसानों के लिए आफत बनकर पहुंचे टिड्डी दल के हमले के बाद दर्जनों गांव में टिड्डियों ने किसानों की फसल को चौपट कर दिया है। किसानों ने ढोल, कनस्तर बजाकर, तालियां बजाकर और जोर जोर से चिल्लाकर जैसे तैसे टिड्डियों को भगाने का काम किया है। जबकि टिड्डी दल की सूचना पर कृषि महकमा पहले से ही अलर्ट पर था, जिसके बाद देर रात दवा का छिड़काव किया गया। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र के गांव खटोली में टिड्डी दल के पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव किया। टिड्डी दल के आने से ग्रामीणों में फसल के नष्ट होने का डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। जब भी शब्द बुंदेलखंड हर किसी के जहन में आता है या कहीं भी हम सुनते हैं तो एक सूखे और बंजर जमीन पर किसान की तस्वीर अक्सर जहन में आती है और प्यासे बुंदेलखंड की चर्चाएं अक्सर होती हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब बुंदेलखंड प्यासा नहीं रहेगा। बुंदेलखंड के इलाकों में अब हर घर को नल से पीने का पानी मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम योगी कल झांसी के दौरे पर रहेंगे, जहां पानी की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अब प्यासा नहीं रहेगा बुंदेलखंड। हर घर तक पहुंचेगा नल का जल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मंगलवार को सीएम योगी झांसी में हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिनमें सबसे अहम परियोजना बुंदेलखंड के हर घर तक पाइपलाइन से जल पहुंचाने की है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल परियोजना अगले 2 साल में शुरू होगी। करीब 10,131 करोड़ की परियोजना से हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए 2,185 करोड़ की परियोजना की शुरुआत होगी। इससे महोबा, ललितपुर और झांसी की 14 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्याचल में हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। 2 साल में इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के तहत सीएम योगी ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में भी लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भगवान के दर पर पहुंचकर कोरोना से जनता को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। रविवार को सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तैयारियां परखी तो रामलला के दर्शन भी किए। कोरोना के चलते सीएम योगी रामलला के अस्थायी मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही रामलला को नमन किया। इससे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर बजरंग बली के दर्शन किए और उन्हें मास्क अर्पित कर भव्य मंदिर निर्माण के साथ कोरोना संक्रमण के खात्मे की प्रार्थना भी की। जिसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और अपनी भावनाएं चौपाइयों के जरिए व्यक्त भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इतना तो है, अब बुंदेलखंड के दिन बहरने वाले हैं और अब जल का संकट जल्द दूर हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।